हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो। सो आई एम कामिनी। तो आज हम करेंगे 7 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल नोबेल प्राइज, चिल्ड्रन क्राइम रिकॉर्ड एंड और कुछ टॉपिक्स। ओके, तो आज का डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है, बट कल का डिस्कशन मिस हो गया है, वो मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा दूंगी। बट आज हम करेंगे 7 अक्टूबर का डिस्कशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कोट से। बोला गया है द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन। कहा जाता है ना कि लोग आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से चीजें सीखते हैं। अगर कोई इंसान हर वक्त कहता रहे कि लोगों को इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहिए, लेकिन खुद कभी पेड़ नहीं लगाता, तो उसकी बात का असर नहीं होता। लेकिन वहीं अगर इंसान रोज एक पेड़ लगाता है, प्लास्टिक का यूज कम करता है, तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। मीन्स कि एक्शन क्रिएट करता है इम्पैक्ट, ओपिनियन नहीं। ओके, वही बोला जाता है कि अच्छा बोलना आसान है, लेकिन अच्छा करना बहुत मुश्किल। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो कर दिखाते हैं, काम को करते हैं। ओके, तो सोच सबकी बड़ी होती है, पर बदलाव सिर्फ वही लाते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। ओके, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से दुनिया तुम्हें समझती है। काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप समझ सकते हो कि आप कितना भी कहो कि मैंने ये एग्जाम क्लियर करना है, मैं करूंगा, तब तक लोग आपको नहीं मानेंगे जब तक आप ये एग्जाम को क्लियर करके नहीं दिखाते। ओके, तो आई होप कि आपको आज का जो हमारी इंस्पिरेशनल कोटेशन है वो अच्छी लगी होगी और आप इससे इंस्पायर भी हुए होंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की लेख की तरफ, जो है हरिके लेक, जो पंजाब के तरनतारन में है। ओके, तो हरिके लेक को किसके और नाम से जाना जाता है? हरिके वेटलैंड या हरिके पतन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्फ्लुएंस ये कहाँ से है? ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बनी हुई स्पैनिंग, यानी कि तरन तारन साहिब फिरोजपुर कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब में है, वहां से होकर जाती है। ये एक मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ऑलमोस्ट इसका कितना एरिया है? 41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। वहीं इसके फॉर्मेशन की बात करें तो हरिके लेक जो है वो 1953 में बनाई गई थी। कब? जब हरिके बैरेज की कंस्ट्रक्शन हुई थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास और सतलुज रिवर। बैरेज को बनाना का जो रीजन था वो था कि डाइवर्ट करना है वाटर को इंदिरा गांधी कैनल से। ओके, जो फिरोजपुर राजस्थान को फीडर कैनल बोला जाता है और सपोर्टिंग करे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और इसका जो बैक फ्लो है वो क्रिएट करता है वास्ट शॉलो वेटलैंड इकोसिस्टम, और यहाँ पर इसको बोला जाता है कि ये नॉर्दर्न इंडिया की लार्जेस्ट लेक भी है। ओके, और एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर बर्ड्स वॉचिंग, नेचर वॉक, फोटोग्राफी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हरिके को लंग्स ऑफ पंजाब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का इकोलॉजिकल जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कितनी हरी भरी लेक है। ओके, और इसी के साथ वेटलैंड इन इंडिया, ये ओनली वेटलैंड इंडिया में जहां पर सतलुज और ब्यास का जो इकोसिस्टम मर्ज करता है। और लेक जो है प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग वाटर टाउन्स को, जैसे अमृतसर, फिरोजपुर, और इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में। ओके, तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। जो हमारी लेक है, हमारी लेक हरिके लेक, इससे पहले हमने वुलर लेक, डल लेक, मानसर लेक और चंद्रताल लेक। ओके, और इसके साथ हमने पेंगोंग तसो लेक भी कवर कर ली है। महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर लेक भी कवर कर चुके हैं। यानी कि हम J&K की, ओके, हिमाचल प्रदेश की और लद्दाख की लेक्स कवर कर चुके हैं। लद्दाख की एक लेक रहती है, वो मैं आपको
कल प्रोवाइड करवा दूंगी। और अब हम कर रहे हैं पंजाब की। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकेंड जो आर्टिकल है हमारा, स्टेज सेट फॉर 2 फेज इलेक्ट्रल बैटल इन बिहार, यानी कि बिहार में 2 फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज जो होगा वो 121 सीट्स के लिए होगा नवंबर 6 में, और सेकेंड फेज में जो होगा नवंबर 11 में जो 122 सीट्स पर होगा। और टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल सीट्स हैं 243। तो इसको 2 फेज में डिवाइड कर दिया। अपकमिंग इलेक्शन इन बिहार अब विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। और हम बात करें असेंबली बाईपोल की, तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, बुदगाम, नगरोत्रा, राजस्थान का अंता, झारखंड का गतसीला, तेलंगाना का जुबली हिल, पंजाब का तरन तारन, मिजोरम डंपा एसटी, उड़ीसा नौपदा, ठीक है, इसमें इलेक्शन करवाए जाएंगे नवंबर 11 को। और इसका जो रिजल्ट दिया जाएगा, काउंटिंग होगी नवंबर 14 को। और इसी के साथ बोला गया है कि बिहार में गजट की नोटिफिकेशन जो फर्स्ट फेज के लिए है वो अक्टूबर 10 में दी जाएगी, और लास्ट डेट उसकी अक्टूबर 17 है। और सेकेंड फेज की जो गजट नोटिफिकेशन है वो इशू की जाएगी 13 अक्टूबर को, और जो लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन की वो अक्टूबर 20 होगी। अब देखते हैं इसके रिलेटिव काफी एडिटोरियल भी आएंगे, तो उसमें हम बाकी का जो डाटा होगा जो भी होगा वो क्लियर कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं जो आज की मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी न्यूज है वो है किससे रिलेटेड? नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मैरी ब्रून को, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है म्यूटेशन यानी कि FOXP3 जीन, ये एक जीन का नाम है, इसमें इम्यून कोलैप्स करता है, इसके बारे में ये कवर किया गया। इसके बाद 3 मेंबर जो इस बार 3 नेम्स जो किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, फ्रेड रामस्टेल, सिमोन साकागुची, ये इनके नाम है। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। तो आज के हमारे द हिंदू में 2 आर्टिकल, एक एडिटोरियल और एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो इसको मैं मर्ज करके आपको सारा का सारा समझा दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैरी ब्रून को, फ्रेड रामस्टेल, सिमोन साकागुची, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है उनके काम के लिए, जो बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है ताकि वो हमारे खुद के बॉडी पे अटैक ना करे। ओके, तो सबसे पहले बात की गई है रेगुलेटरी टी सेल की, जैसे ट्रेगास, इम्यून सेल का एक स्पेशल ग्रुप जो ब्रेक लगाता है जब इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो रेगुलेटरी टी सेल ये बताता है कि इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट हुआ है। FOXP3 जीन जो है ये बताता है कि कौन सी सेल ट्रैक्स बनेगी अगर ये जीन गलत हो जाए और इम्यून सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ओके, इसके बाद IPEX सिंड्रोम, इसके बाद FOXP3 जीन में म्यूटेशन होने से होने वाली एक डेंजरस ऑटो इम्यून डिसीज है। ओके, इम्यून डिसीज होती क्या है और क्या इंपैक्ट डालती है? यहां पर देखो, इम्यून जो ऑटो इम्यून अटैक होते हैं वो ब्रेन पर असर डालती है, हेयर फॉलिसाइल्स होते हैं, लंग्स पर, थायराइड ग्लैंड, हार्ट, पेंक्रिया, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, स्किन। ओके, और स्किन जैसे ये वाली, ऐसी वाली स्किन जैसे हम वाइट हो जाता है और रैशेस जैसे हो जाते हैं, और ज्वाइंट को भी इफेक्ट करता है। ओके, इसी के साथ कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट, इम्यून सिस्टम सिर्फ अटैक मशीन नहीं है, ये एक बैलेंस सिस्टम है। यहाँ रिस्ट्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिफेंस। ओके, अब बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो ऑटो इम्यून डिसीज जैसे मैंने आपको अभी बताया, टाइप 1 डायबिटीज, लूपस में नए ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, ट्रांसप्लांट में ऑर्गन रिजेक्शन रोकने के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ओके,
और इसी के साथ कैंसर थेरेपी में ड्रग को टारगेट करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि इम्यून सिस्टम एक सोल्जर की तरह होता है, ओके, वो जर्म और इन्फेक्शन से फाइट करता है, पर लेकिन अगर वो अपने ही बॉडी पर अटैक करे तो प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको विजुअल दिखाया है ऑटो इम्यूनिटी का। इसके साथ प्रॉब्लम जो ऑटो इम्यून डिसीज से होती है वो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायबिटीज 1, टाइप 1 डायबिटीज, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी की सारी आपको बता रखी है। ओके, और सिमोन साकागुची ने डिस्कवरी की थी ड्रग्स की 1995 में। ओके, 1995 में जो सिमोन साकागुची हैं, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, 1995 में सिमोन साकागुची ने एक स्पेशल टाइप का टी सेल डिस्कवर किया, जिससे हम रेगुलेटरी टी सेल कहते हैं। इन सेल्स का काम है इम्यून सिस्टम को काम डाउन करना जब जरूरत ना हो। जब उन्होंने ये सेल माइस से रिमूव किया तो माइस से में ऑटो इम्यून डिसीज आ गई। मतलब ये सेल्स बॉडी के लिए ब्रेक सिस्टम है। ओके, अब बात करते हैं मैरी ब्रुनकोकी एंड फ्रेड रामस्टेल की, जिन्होंने ये डिस्कवर किया है FOXP3 जीन। दूसरी तरफ मैरी ब्रुनको और फ्रेड रैमसल ने एक जीन डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि अगर ये जीन गलत हो जाए तो इम्यून सेल्स कंट्रोल लूज कर देते हैं और बॉडी अपने आप पे ही अटैक करती है। ह्यूमन में कंडीशन IPX सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन आ जाती है इसको हम IPEX के नाम से जानते हैं। ओके, अब इम्यून सिस्टम का स्विच ये जानते हैं, इसके बारे में इम्यून सिस्टम का स्विच क्या है। तो FOXP3 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन से टी सेल फाइटर बनेंगे और कौन से कंट्रोलर। अगर FOXP3 काम ना करे तो रेगुलेटरी टी सेल बन ही नहीं पाते। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, मेडिसिन और इम्पैक्ट की। इन डिस्कवरी की वजह से मेडिसिन में नए डोर्स खुले हैं। ऑटो इम्यून डिसीज के ट्रीटमेंट में ट्रैक को एक्सपैंड करना ये भी इन्वेंट किया गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ट्रैक से रिजेक्शन कम मिली है। कैंसर थेरेपी, यानी कि इम्पैक्ट क्या होगा मिलेगा। ओके, कैंसर थेरेपी में ट्रैक्स को कंट्रोल करके इम्यून अटैक बढ़ाना। ओके, तो रीडिफाइनिंग इम्यून सिस्टम की बात करें तो पहले साइंटिस्ट इम्यून सिस्टम को सिर्फ अटैक और नो अटैक सिस्टम समझते थे, बट अब हम जानते हैं कि ये एक डायनामिक सिस्टम है जहां एक्टिवेशन और रिस्ट्रेन दोनों जरूरी हैं। ओके, तो ये जो साइंस में रिस्ट्रेन भी पावर होती है, यानी कि ये चीज हमें ये सिखाती है कि साइंस में रिस्ट्रेन भी पावर होती है और कोलैबोरेशन इंडस्ट्री प्लस रिसर्च लैब मिलके बड़ा डिस्कवरी कर सकते हैं। हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो इम्यून सिस्टम की रिस्ट्रेन ही हमें जिंदा रखती है। ब्रेनको, रामस्टेल और साकागुची ने हमें दिखाया कि इम्यूनिटी में बैलेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, अब हमने इस टॉपिक के बारे में जाना, तीनों ने क्या डिस्कवर किया इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं इसका बेसिक, यानी कि नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट प्रीशियस इंटरनेशनल अवार्ड है और ये हर साल दिया जाता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, चाहे वो साइंस में हो, लिटरेचर में हो, पीस में हो या किसी और फील्ड में हो। ओके, इसी के साथ इस नोबेल प्राइज का नेम नोबेल जो एल्फ्रेड नोबेल था उसके नेम से डाला गया, जो एक स्वीडिश इन्वेंटर था, केमिस्ट भी था और एंटरप्रेनर भी था, जिसने डायनामाइट की खोज की थी और उसकी डेथ 1896 में हुई थी और उसने जितनी भी उसकी वेल्थ बची थी उसने उसको विल में क्रिएट किया एज ए नोबेल फाउंडेशन के लिए और अपनी विल में ये लिखा कि हर साल प्राइज अवार्ड किए जाएंगे उन लोगों को जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट देंगे ह्यूमन काइंड को, यानी कि मैन काइंड को। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई तो इसकी शुरुआत हुई 1901 में। ओके, सिंस देन अभी तक ये हर साल दिए गए हैं, सिर्फ वॉर ईयर को छोड़ के।
फर्स्ट पर्सन जिसको ये अवार्ड मिला गया था 1901 में, वो फिजिक्स की फील्ड में मिला था विलहेल्म कोनार्ड रोंगटन को, केमिस्ट्री में जैकोबस हेनरिकस वेंटहोफ को, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में एमिल एडोल्फ वॉन बेनहिंग। अभी जो 2025 में अनाउंस किए गए हैं नोबेल प्राइज विनर, वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में है। ओके, लिटरेचर में सूली प्रुडहोम, इसका नाम आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, सूली समझ लेना। ओके, पीस हेनरी ड्वंत और फ्रेडरिक पासी। ओके, अब बात करते हैं हमारे इंडिया की, कि इंडिया से किसको पहले मिला था और कब मिला था। इंडिया से नोबेल प्राइज सबसे पहले 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कैटेगरी थी लिटरेचर, 1913 में मिला था और ये कंट्री इंडिया से है। और गीतांजलि इनका सॉन्ग ऑफरिंग है, इस गीतांजलि पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब हम इसकी कैटेगरी समझ लेते हैं। कैटेगरी यानी कि 6 कैटेगरी में दिया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, यानी कि कोई भी डिस्कवरी करे ह्यूमन बॉडी और डिसीजेस पर। फिजिक्स फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, एनर्जी एंड मैटर पर। केमिस्ट्री केमिकल सबस्टांस, मॉलिक्यूल और न्यू मटेरियल और ड्रग की खोज करने पर। लिटरेचर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क एंड राइटिंग पर। पीस पर, अगर कोई एफर्ट करे प्रमोट पीस करने के लिए, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए देशों में, ह्यूमन राइट्स में। और इकोनॉमिक साइंसेस को बाद में ऐड किया था 1960 में। ओके, और इकोनॉमिक्स की फील्ड में इसको जो कंट्रीब्यूशन करे उसके लिए। ओके, तो अब विनर क्या रिसीव करता है, एक उसको गोल्ड मेडल मिलता है, डिप्लोमा यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कैश प्राइज में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनो दिए जाते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ होती है, जिसको 1 मिलियन यूएसडी डॉलर भी कह सकते हैं। वियर अब ये प्राइज कहाँ दिए जाते हैं, तो ये प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं। ओके, एक जो शांति के लिए यानी कि पीस प्राइज दिया जाता है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के सारे प्राइजेस जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसका स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अब चलते हैं आज की मैरीटाइम ड्रिल के ऊपर। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है नाथ पोल रेक्स एक्स, यानी कि NETPOL REX को चेन्नई कोस्ट पे मंडे पर इन्होंने की। किसको टैकल करने के लिए, मेराइन ऑयल स्पिल इमरजेंसी के लिए, जो कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथ करेगी। ओके, तो आपने ये एक्सरसाइज ध्यान में रखनी है। NATPOL REX जो इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी में हुई है चेन्नई की कोस्ट में। ओके, किसके लिए हुई है, मेराइन ऑयल स्पिल इमरजेंसी के लिए। ओके, तो अब हम चलते हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन सर्च इन असम, राजस्थान एंड केरला। ये भी आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन के रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं उस पे उसका डाटा पब्लिश हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं रिसेंट ईयर में, जैसे कि पर्टिकुलरली 2023 तक असम, राजस्थान और केरला में शार्प सर्जेस हुए हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और क्राइम की संख्या बढ़ने का मतलब सिर्फ क्राइम बढ़ना नहीं होता, रिपोर्टिंग और अवेयरनेस भी इंक्रीज हो सकती है। मेन डाटा एंड ट्रेंड्स असम, यानी कि मेन डाटा जो दिया गया है वो असम में केसेस लगभग 100% तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 2008 और 2022 तक केसेस थे 4500, जो 2023 तक 10,000 तक पहुंच चुके हैं। केरला की बात करें तो 60% इंक्रीज हुआ है। पहले केसेस 2200 थे, अब केसेस 10,200 केसेस हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो 70% राइजेस हुए हैं 600 से टू 10,200 केसेस। ओके, अब हम बात करते हैं
यहाँ पर आपका राजस्थान में 70% 10,200 है और इसके आप केसेस की बात करोगे तो 5,900 है। ओके, 22,100 से 5,900 तक। देन मेजर कैटेगरी की बात करें तो किडनैपिंग, अबडक्शन, सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट, यानी कि किडनैपिंग मेजर कैटेगरी आती है, अबडक्शन, सेक्स ऑफेंस, ये सारे के सारे जो हैं पॉक्सो के अंदर आते हैं। और पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंस। इस एक्ट को पास किया गया 2012 में। अब रीजन फॉर सर्च की बात करें तो हम रीजन की ये बात करते हैं कि बेटर रिपोर्टिंग, अवेयरनेस कैंपेन, पॉक्सो की स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग और परिवार और समाज में चेंजेस की वजह से ये केसेस बाहर निकल के आए हैं। रीजन तो जो आपकी कैटेगरी है ये क्यों हमारे सामने आए, क्योंकि अब थोड़ा समाज चेंज हो रहा है, बट इसी वजह से ये सारे के सारे केसेस बाहर निकल के आए। बट अभी भी देश में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ऐसे केसेस को दबा दिया जाता है, बाहर नहीं निकलते। अब हम इसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ लिंक करेंगे तो आर्टिकल 15 पार्ट 3 ये स्टेट करता है कि स्पेशल प्रोविजन दी जाए चिल्ड्रंस को। आर्टिकल 21A ये बताता है कि राइट टू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए एज 6 to 14 के स्टूडेंट्स को, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग मिले। आर्टिकल 39E और F ये बताता है कि इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी चिल्ड्रन एक्सप्लॉइट ना हो और उसकी डिग्निटी बनी रहे। और आर्टिकल 23 और 24 ये बताता है कि बैन है ट्रैफिकिंग पर और चाइल्ड लेबर नहीं करवानी। इसी के साथ सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो क्राइम का डीप इम्पैक्ट है। विक्टिम को लाइफ लॉन्ग जो ट्रॉमा सहना पड़ता है, एजुकेशन और ग्रोथ में रुकावट हो जाती है, समाज में एक्सक्लूजन होता है। ओके, अगर हम बात करें जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की प्रोटेक्शन करे। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें तो चिल्ड्रन अब्यूज से देश की डेमोग्राफी डिविडेंड लॉस भी होता है। कम एजुकेशन, कम अर्निंग पोटेंशियल, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है और चाइल्ड प्रोटेक्शन में इन्वेस्टमेंट जरूरी है फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और लीगल और पॉलिसी रिस्पॉन्स की बात करें तो पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट, ऐसी चीजों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसी चीजों को और रिफॉर्म लानी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आ सकते हैं अंडर रिपोर्टिंग, क्योंकि काफी केसेस हैं जो अंडर रिपोर्टिंग है वो सामने नहीं आते। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ओके, सोसाइटल स्टिग्मा भी रहता है। और रिकमेंडेशन, हम बात करें रिकमेंडेशन लीगल इम्प्लीमेंट की तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जो भी चीजें, जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और विक्टिम के लिए रिहैबिलिटेशन और सपोर्ट सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए। अवेयरनेस और कल्चर शिफ्ट भी होना चाहिए जो जीरो टॉलरेंस हो बच्चों की अब्यूज में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी और इकोनॉमिक, ये तीनों इंटरलिंक है लीगल प्रोविजन के साथ। और लीगल प्रोविजन को ग्राउंड पे लाना है तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। सोशल एक्शन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। एक होलिस्टिक प्रोटेक्शन जो है वो सबका कॉपरेशन होना चाहिए। ओके, और आपके एग्जाम के रेलिवेंस में हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ये सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, इकोनॉमिक और पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन टॉपिक पर आ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यानी कि वे फॉर्मेट में यही करेंगे कि स्ट्रेंथन करेंगे हम लीगल इम्प्लीमेंटेशन की, मॉनिटरिंग की, इम्प्रूव करेंगे हम रिहैबिलिटेशन सपोर्ट सर्विस विक्टिम को प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने आपको ये सारा का सारा समझा दिया वे फॉरवर्ड। ओके, तो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेहरज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।